ऑलराइट, सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो और अपने काम को कर रहे हो। कल के क्लास में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ दिया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे परफॉर्म किया गया था, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था। कैथोड रे क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। जान लिया था कि नहीं जान लिया था सर? बिल्कुल जान लिया था। अब आज क्या पढ़ना है? अब आज क्या पढ़ना है बेटा? जब हम लोग ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अब हम लोग ये भी तो जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। हमें कल की क्लास में ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ डेविएट हुए थे। इलेक्ट्रॉन जो थे वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ डेविएट हुए थे। जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पार्टिकल। अगर वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं तो उन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये भी तो जानना होगा ना। तो आज की क्लास में बस हम लोग यही ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये जान सकें। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डिस्कवरी या पॉजिटिव रे। जैसे कैथोड रे हम लोगों ने पढ़ लिया, वैसे पॉजिटिव रे की डिस्कवरी यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जानने की कोशिश करेंगे। और जब प्रोटॉन की भी डिस्कवरी जान जाएंगे हम लोग तो न्यूट्रॉन पे आएंगे। उसकी भी जब जान जाएंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि अच्छा चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो डिस्कवर हो गए, अब ये एटम में हैं कैसे, एटम में रहते कैसे हैं। शादी जब होती है किसी की, जब किसी की शादी लगती है तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि लोग जानते हैं, देखते हैं लड़के का शक्ल, अच्छा लड़का तो दिख गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, लड़का रहता कैसे है, उसका रहन सहन कैसा है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, रूम कैसा है उसका। दैट्स इट, यही ना, बस वही चीज़ हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जान गए, प्रोटॉन के बारे में तो जान गए, न्यूट्रॉन के बारे में तो जान जाएंगे। फिर हम लोग ये सोचेंगे कि अच्छा ये सब हैं कैसे एटम में, किस ओरिएंटेशन में अरेंज्ड हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे स्टार्ट करते हैं। सर इससे क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मिल्कन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया था। हमको भी यही आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, तो हम लोग मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लो, एकदम रेडी हो जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी करो। क्या हुआ? तो चलिए बच्चों, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं जिसकी हेल्प लगेगी मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए, है ना, जिसकी जरूरत होगी। तो पहले उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, फिर मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है, चलो समझते हैं। सबसे पहला हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है ना। तो चार्ज बेसिकली क्या है? इट इज दी, लिखते रहो साथ में, इट इज दी प्रॉपर्टी of a matter due to which it shows it is the property of matter due to which it show the phenomena of attraction and repulsion। चार्ज बेसिकली है क्या बेटा? ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से, या फिर मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई मैटर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमिना शो करता है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या है चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। कैसी प्रॉपर्टी है? जिसकी वजह से कोई मैटर या तो किसी चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। समझ पाए आप लोग चार्ज क्या है? समझ पाए आप लोग चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है,
अब आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, टू लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। दो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, हमेशा रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चार्ज कितने टाइप के हैं? चार्ज कितने टाइप के हैं? तो चार्ज होते हैं बेटा दो टाइप के। चार्ज आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं चार्ज? टू टाइप के। ठीक है, पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बोलता है सर न्यूट्रल चार्ज होता है ना? न्यूट्रल मतलब तो जीरो ना, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज के डेफिनेशन में नहीं आता। चार्ज वो होता है जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फिनोमेना शो करे। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? चार्ज होते हैं बेटा दो टाइप के। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है, अभी इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है बच्चा, इसको हम लोग माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातों को आप लोग लिख लो पहले, इतनी बातों को आप लोग पहले लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया बालकों, बच्चों? हो गया? चलो हो गया तो हम लोग आगे मूव करते हैं, इरेज करते हैं और चीजें समझना शुरू करते हैं, और चीजों को समझना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनते रहो बस आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लिखवाया ना कि लाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं रिपेल और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। लिखवाया था ना? लिखवाया था ना? आओ समझो बात को कि मान लो ये कोई हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे भी हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे पे किसी, ये दोनों एक दूसरे से किसी आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों एक दूसरे से किसी आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और मान लिया कि जो आर डिस्टेंस है वो क्या है? क्या है? लेस है, कम है। ये आर डिस्टेंस क्या है? कम है। ठीक है, तो क्या ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल नहीं करेगा? ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा, इसको रिपेल कर रहा है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है सिमिलरली इसको भी तो ये रिपेल करेगा। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो सिमिलरली ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी तो इसको रिपेल करेगा। हाँ सर, दूसरा चीज समझते हैं, दूसरा चीज समझते हैं। ये हो गया हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों एक दूसरे से वहीं आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब जो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा वो इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी तो इस प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल। ठीक है, समझ पा रहे बात को? और देखो ये हो गया माइनस क्यू, ये भी हो गया माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे से वहीं आर डिस्टेंस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, लाइक चार्ज हो गए ना? हाँ सर हो गए। इसका मतलब ये माइनस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला माइनस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली ये वाला माइनस क्यू चार्ज भी तो इसको रिपेल करेगा। हाँ या ना बोलो?
हाँ सर, अट्रैक्शन रिपल्सन तो समझ में आ गया, लेकिन क्या सर आप इतनी छोटी सी बात बताना चाहते थे? मैं जो बताता हूँ बहुत बड़ी बात बताता हूँ, लेकिन समझोगे तब तो। सर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, क्या है ये अट्रैक्शन रिपल्सन? एक टाइप का फोर्स ही तो है। अट्रैक्शन रिपल्सन है क्या? एक टाइप का फोर्स। क्या होता है अट्रैक्शन रिपल्सन? एक टाइप का फोर्स। हाँ सर बिल्कुल होता है एक टाइप का फोर्स। अच्छा, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक टाइप के फोर्स लगा रहे हैं। समझ पा रहे बात को? हाँ सर, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर अपोजिट है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। एक बच्चा उधर से खड़ा होगा और बोलेगा कि सर अगर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, तो उस फोर्स की कोई वैल्यू भी होगी, उस फोर्स की कोई वैल्यू भी होगी। मैं बोला हाँ होगी सर, उस वैल्यू को तो हम लोग को कैलकुलेट भी करना होगा। हाँ सर, कैसे करेंगे कैलकुलेट उस वैल्यू को? ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स का कुछ वैल्यू भी तो होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। सर कैसे करेंगे कैलकुलेट उस वैल्यू को? ओ, अब कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बज रही होगी कि सर ने ये बातें क्यों पढ़ाई। आओ, ये सारी बातें 12th में अच्छे से पढ़ोगे, बट मुझे जितना काम है मैं अभी समझा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, इसकी वैल्यू बहुत आराम से आपको लर्न होगी। इसकी वैल्यू आप लोगों को बहुत आराम से लर्न होगी। इसकी वैल्यू एक फॉर्मूले से बहुत अधिक सिमिलर है। क्लास 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट आउट करते थे, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Gm1m2 अपॉन में r²। पढ़ा है? क्लास 9th में आपको पता था, आपने ये पढ़ा होगा कि दो मास अगर हैं, दो मास अगर एक दूसरे से, इसको बोल दिया m1, इसको बोल दिया m2, दो मास जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हों, दो मास जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हों, तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिसकी वैल्यू होती है Gm1m2 अपॉन में r²। नहीं होती है? नहीं होती है? दो मास बॉडीज जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिसकी वैल्यू होती है Gm1m2 अपॉन में r²। अरे बोलो यार, नहीं समझे? पढ़ा था इतना 9th में? नहीं पढ़ा था तो अभी पता चल गया कि एक मास ये है, दूसरा मास ये है। जब इन दोनों को हम लोग किसी r डिस्टेंस पे रख देंगे, तो दोनों मास एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। दोनों मास एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा, अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब दोनों मास के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो इस वैल्यू के बराबर लग रहा है, जिसमें G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या है? एक मास ये है, एक मास ये है, इन दोनों की वैल्यू m1 m2। r क्या है? ये दोनों मास एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? वो r है। अच्छा, सिमिलरली यहां पर भी जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो जाते हैं, तो उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होता है। समझ पा रहे बात को? जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, ध्यान से सुन लो, जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अगर अपोजिट चार्जेज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अगर सेम चार्जेज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है? अब चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा सर? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, इसको समझाने के लिए कूलम्ब साहब आए, और कूलम्ब साहब क्या बोले
कि परेशान नहीं होना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था बिल्कुल सेम टू सेम ये भी लगेगा। उन्होंने ये बताया, कूलम साहब ने ये बताया कि व्हेन टू चार्ज बॉडीज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r from each other, then the force of attraction or repulsion acted between the two bodies is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। समझ में आया? तो कूलम साहब ने ये बोला कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स रिपल्सन का हो, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बेटा? वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे उनके बीच में जितना सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं दोनों टर्म को एक साथ लिखने जा रहा हूं। तो जब मैं दोनों टर्म को एक साथ लिखूंगा तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना भाई? बोलो भाई, बोलो दोस्त, बोलो बंधु, बोलो सखा, बोलो मित्र, सर लिख सकते हो। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाता हूं बेटा, जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाता हूं तो यहां पे आके लग जाता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो होता है k। क्या होता है? k। तो क्या हो जाता है f इक्वल टू k Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है वो ये वैल्यू होती है। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या मैं जो बताना चाहता था आपको फील हो पाया? क्या आप समझ पाए इन सारी बातों को बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से? ठीक है, पक्का झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है, पहले इसको लिखो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं। तो पहले आप लोग इसको लिख ही लो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ बेटा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये हम लोगों ने देख लिया। क्या था? जो फोर्स था उसकी वैल्यू क्या थी कि Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ठीक ठीक है। अब K क्या है? K है एक टाइप का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? एक टाइप का है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अगर सर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका मतलब इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। हाँ हाँ होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सर यूनिट नहीं लिखा आपने, इसकी यूनिट नहीं होती क्या? होती है। क्या होती है सर? आओ कैलकुलेट करते हैं, आओ कैलकुलेट करते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लिख लिया न्यूटन, इक्वल टू K की यूनिट निकालनी है। हाँ सर, इसको K ही लिख दो। चार्ज Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और कूलम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एक बात बता देता हूं बेटा कि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो स्पेलिंग आप लोग अपने से करेक्ट करते रहना। ठीक है, आओ देखो, तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, यानी कि ये भी कूलम है, ये भी कूलम है। इसका भी यूनिट कूलम, इसका भी यूनिट कूलम। तो इसको भी मैंने कर दिया C डॉट C अपान में R स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। तो अपान में मीटर स्क्वायर। ठीक है, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। तो अगर R की यूनिट मीटर है तो R स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब मीटर स्क्वायर को इधर भेज देता हूं तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर इक्वल टू K। तो K की यूनिट क्या हो गई बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में
कूलम स्क्वायर। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आई आपको? इतनी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई बेटा? तो जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए, इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, उन फोर्स की वैल्यू कितनी है, इन चीज़ों को समझ लिया हम लोगों ने, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब कल एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करके। क्या पढ़ा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड करके, है ना। बट ये बताने से पहले मैं कुछ चीजें और कर लेता हूं, कुछ चीजें और कर लेता हूं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, इफ अ इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q is separated from each other with each other at a distance of r, है ना, the distance of r, then find out the force of attraction, then find out the force of attraction between the two charges। मतलब कि जो फॉर्मूला बताया उस पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम Q है, वो एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो बताओ उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। कैसे निकालेंगे सर? हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? वो क्या था फॉर्मूला? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। यही था फॉर्मूला सर? बिल्कुल यही था। अच्छा, इसका मतलब F इक्वल टू के Q1 कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मान लिया इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, कल समझ गए थे ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल समझ गए थे ना। हाँ सर, तो मैंने मान लिया कि माइनस ई का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? माइनस ई का चार्ज है। क्या था? Q1 हो गया। Q2 बोला है कि Q2 कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम Q है, तो यहां पे मैंने लिख दिया Q। पॉजिटिव चार्ज क्या है? Q है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? Q2 जो है कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या है? Q है। क्या है? Q है, तो वहां पर लिख दिया Q। अपान में किस डिस्टेंस पे सेपरेटेड है? r डिस्टेंस पे, तो अपान में r स्क्वायर। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस टाइम्स ऑफ K ई क्यू अपॉन में r स्क्वायर। क्या ये बात समझ गए आप लोग? क्या ये बात आप लोग समझ गए? अब सर ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू माइनस में है, वैल्यू छोटी है जीरो से, इसका मतलब ये नहीं है। इस माइनस साइन का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है? जो फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स दोनों चीजों के बीच में लग रहा है, वो क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस माइनस का मतलब ये है। क्या ये बात भी क्लियर है? पक्का? जल्दी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के तुरंत बाद मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझते हैं। अभी तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? आशा करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। आसान सी बातें हैं। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं मुझे को यूज करना पड़ेगा, इन चीज़ों को मेरे को यूज करना पड़ेगा आपको मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए। तो पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिखो। तो बेटा आशा करता हूं, होप करता हूं कि आप लोगों को फोर्स निकालने आ गया होगा। हालांकि हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा हमें काम है, तो उसको हम लोगों ने समझ लिया जितना काम है। अब देखो एक्चुअल काम यहाँ पे था उसका, फोर्स का। अब देखो हम लोग को समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो समझते हैं। मान लो ये स्पेस है, इस स्पेस में मैंने ये प्लस क्यू चार्ज को कर दिया फिक्स। इस स्पेस में मैंने इस पॉइंट ए पे इस प्लस क्यू चार्ज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। स्पेस है, स्पेस में पॉइंट ए पे हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। आगे समझो, आगे समझो। अब मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे प्लस क्यू चार्ज को मूव करना शुरू करता हूं। मैं किसी दूसरे प्लस क्यू चार्ज को किसी पॉइंट से मूव करना शुरू करता हूं। ये इसको यहां से यहां तक चलाया, इसको यहां से यहां तक चलाया, यहां तक लेके आ गया। ठीक है, हाँ सर। अभी के लिए ये प्लस क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। अभी के लिए इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। तो मैं पूछता हूं कि इन दोनों में फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बच्चा क्या करेगा? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सर आपने यही फॉर्मूला बताया था। मैं बोला हाँ। फिर बोलेगा F इक्वल टू हो जाएगा Q1 कितना है? प्लस का Q, और Q2 कितना है? ये है प्लस का, ये प्लस का Q है, अपॉन में R कितना है? तो बोलेगा सर R है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा के Q अपॉन में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा। अच्छा, मैं आगे पूछा, बताओ आगे बताओ क्या होगा आपका वैल्यू। तो बच्चा बोलेगा कि सर के Q अपॉन में इन्फिनिटी है, यानी कि हमने एक चीज़ पढ़ा था कि A डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। किसी चीज़ को अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। इसका मतलब सर फोर्स तो कितना निकल के आ गया? इसका मतलब सर फोर्स तो 0 निकल के आ गया। ओ, दिमाग की घंटी जल गई सर, कि इसका मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 0 लगेगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। जो समझाना चाह रहा था आप समझ तो गए, आओ आगे चलो। अब क्या हुआ? मैं इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा और मूव किया और इस पॉइंट बी पे ले आया। अच्छा, अब ये प्लस क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लिया कोई डिस्टेंस d है ना, और ये जो d है वो कोई मॉडरेट डिस्टेंस है, मॉडरेट सेपरेशन है। मॉडरेट सेपरेशन मतलब ना बहुत दूर है ना बहुत पास है। अच्छा, इसका मतलब सर अब इस चार्ज क्यू पे फोर्स लग रहा होगा कोई ना कोई। अब इस चार्ज क्यू पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। मैं बोला हाँ। मैं पूछा कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बच्चा बोल देगा तुरंत सर हो जाएगा के क्यू अपॉन में डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स। मैं बोलूंगा रुक जाओ, थम जाओ और थोड़ा सा सोचो। जब ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पे था, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ये चार्ज पार्टिकल जब तक इंफिनिटी पे था, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को उठा के पॉइंट बी तक लेके आया, इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। कुछ सोच पा रहे हो कुछ? बोलो, कुछ सोच पा रहे हो? क्या सोचना है सर? सोचना ये है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्लस क्यू चार्ज के पास एक अपनी रेंज है। अच्छा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा कि रिपल्सन? तो बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव तो रिपल्सन लग रहा होगा ना, यानी कि यहां पे रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, और ध्यान से सुनो। इसका मतलब सर कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना कुछ रेंज है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, हाँ या ना?
इस चार्ज का अपना कुछ रेंज है, अपना कुछ एरिया है, अपनी कुछ फील्ड है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है। मैं बोला हाँ, और उसी रेंज ऑफ फील्ड, उसी रेंज को, उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रेंज ऑफ एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम एट विच, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रेंज ऑफ अ पॉइंट चार्ज at which it can exert force when any other charge will present। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये किसी चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज का ये एक रेंज है, कोई एक एरिया है, कोई एक फील्ड है जहां तक किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे आने पे वो फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज का एक रेंज है, किसी, देखो जैसे देखो आप इस घर में रह रहे हो, आप किसी घर में हो तो आपके घर में आपका एक रेंज है ना। जैसे आप अपने कमरे में हो तो आपके कमरे में अगर कोई और आना चाहेगा तो आप क्या कर दोगे? रोक दोगे। कमरे तक आपका रेंज है। रोड पे रोक पाओगे किसी को चलने से? सर नहीं रोक पाऊंगा, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज का वो फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, है ना। चार्ज जो है, कोई भी चार्ज जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट तक फोर्स लगा पाता है, और उसी फिक्स पॉइंट तक, उसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो? जो चार्ज है उसी लिमिटेड एरिया तक एक फोर्स लगा पाता है, उसी लिमिटेड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग थ्योरेटिकली समझ गए, लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन किया गया था तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। किसके लिए डिफाइन किया गया? टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रेंज ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आर द रेंज ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन अ 1 कूलम चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया था वो 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। किसके लिए डिफाइन किया गया? 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया गया, है ना। समझ गए बात को? द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखो। द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by a q charge, the total amount of force exerted by a q charge on a +1 coulomb charge, on a +1 coulomb charge, also known as test charge, also known as टेस्ट चार्ज। ये जो 1 कूलम का चार्ज है ना, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा। अब देखो यानी कि हम लोगों ने एफ की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या निकाली थी? के क्यू अपॉन में डी का स्क्वायर। डी क्या है? डिस्टेंस है। डी क्या है? डिस्टेंस है। मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन है ना? हाँ सर है, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूं, इधर भी इस साइड भी Q से डिवाइड कर देता हूं, इस साइड भी Q से डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ भी LHS RHS दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दिया। LHS और RHS दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या आया वैल्यू? इस Q से ये Q कट गया, इस Q से ये Q कट गया। हाँ सर कट गया, हाँ सर कट गया। यानी कि F अपॉन में Q किसके बराबर आ गया? KQ अपॉन में R स्क्वायर के बराबर। अब ये बताओ क्या ये 1 कूलम
क्या ये 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स नहीं है? इस Q से जब ये Q कटेगा तो यहां पे 1 कूलम ही तो बचेगा। मान लिया यहां पे कोई 4 कूलम था, यहां पे कोई 4 कूलम था, ठीक है, यहां पे कोई 4 कूलम था, मैंने 4 कूलम से डिवाइड कर दिया, 1 बचा ना। तो बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया गया सबसे पहले। इसी 1 कूलम चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। 12th में इन सारी बातों को दोबारा से पढ़ोगे, अभी बस मेरा जो काम था मैं उतना समझा रहा हूं, है ना। तो F अपॉन में Q इक्वल टू क्या, F अपॉन में Q इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये जो हमारे पास KQ अपॉन में R स्क्वायर है, हमारे पास ये जो KQ अपॉन में R स्क्वायर है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब F अपॉन में Q इक्वल टू E। समझ में आया? समझ में आया क्या? अच्छा, इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। क्या ये बात क्लियर है? बताओ, ये बात क्लियर है क्या? F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? Q इंटू E। पक्का? पक्का? अच्छा, ठीक है। तो इतनी बातों का आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली एक वो एरिया है जहां तक कोई एक चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा सकता है। मतलब समझो कि ये जो क्यू चार्ज था, जब ये पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, उस पे कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा था। ये जो बेटा प्लस क्यू है, जब तक ये चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट पी पे गया, इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगने लगा। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल एक फिक्स रीजन तक फोर्स लगा सकता है, और वही रीजन क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वही रीजन क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन किया गया था तो 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया गया था, जिसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो 1 कूलम चार्ज के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया? दोनों साइड Q से कर दिया डिवाइड। क्या आ गया? F अपॉन में Q इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब ये जो KQ अपॉन में R स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F अपॉन में Q इक्वल टू E आ गया, यानी कि E इक्वल टू F इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू Q। पूरी बातें क्लियर है? पक्का? नोट करो जल्दी। समझ गए बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये भी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? KQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? E इंटू Q या फिर Q इंटू E। समझ गए बात को? अगर समझ लो मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सीधे E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी, अगर जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक, तो मैं पूछ दिया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको एक बात बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने तुमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये नहीं, व्हाट इज द फोर्स। चलो इसको मैं दोबारा करता हूं, थोड़ा सा जो समझाना चाह रहा था। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स acted on an electron due to E इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या बोलोगे कि सर अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, Q इंटू ई। फोर्स क्या है, Q इंटू ई, अभी पढ़ लिया। हाँ सर बिल्कुल पढ़ लिया। इसका मतलब ये Q क्या है, Q है बेसिकली चार्ज। Q क्या है, चार्ज। पूछा क्या है, फोर्स एक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यहां पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह पे हम लोग रख देंगे E। Q की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, E। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोगों ने माइनस ही रख दिया, इंटू E। F इक्वल टू माइनस E। ठीक, समझ गए बात को, समझ गए बात को, पक्का। चलो नोट करो इसको, इसको नोट करो। तो बेटा अब ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ेंगे। ये बेटा थोड़ा सा फिजिक्स में मैं आ गया था क्योंकि इन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कई जगह पे। जितना मेरे को जरूरत पड़ा मैंने लगभग चीज़ें बता दी। ठीक, इसके बाद अब आपके लिए आसान सब सारे पाथ आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक चीज़ और पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री में। हालांकि इसमें फिजिक्स के पार्ट हैं, इस चैप्टर में फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, इसी वजह से इसको कायदे से तो क्लास 12th में ही रखना था, क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स में ही रखना था। केमिस्ट्री में क्यों है पता नहीं, क्या रीजन है नहीं समझ में आता, लेकिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ध्यान से यहाँ पढ़ लो, वहाँ पे मजे आ जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें रिवीजन लगेगा। और ये जो चीज़ें बताया है मैंने ना, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 12th में चैप्टर 1 में ही पढ़ लोगे फिजिक्स के। ये जो मैं अभी फोर्स वगैरह बता रहा था, ये आप लोग क्लास 12th में चैप्टर 1 में ही पढ़ लोगे फिजिक्स के। ठीक है, आओ आगे समझते हैं। यानी कि मैंने ये चीज समझ लिया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। समझ गए बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये फोर्स जो ये भी क्या होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, पक्का, ठीक है। अब देखो, अब समझो, इतनी बात समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। ठीक है, हाँ सर। मान लो हमारे पास ये ग्राउंड है, हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से बोलो, जल्दी बोलो, हमारे पास ये ग्राउंड है। ग्राउंड से किसी हाइट डी पे, किसी डिस्टेंस डी पे, यानी कि ग्राउंड से ऊपर डी हाइट पे, डी हाइट से अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास कोई बॉल है। अगर मैं ग्राउंड से डी डिस्टेंस ऊपर से अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं, क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा। आप बोलोगे बॉल नीचे गिरेगा, आप बोलोगे बॉल नीचे गिरेगा। मैं पूछा क्यों गिरेगा नीचे, तो बोलोगे कि अर्थ के द्वारा इस बॉल पर एक फोर्स लगेगा, अर्थ इस बॉल को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, इस वजह से बॉल नीचे गिरेगा। मैं बोला कौन से फोर्स से खींचेगी, तो आप बोलोगे कि सर हमने पढ़ा है F इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास ऑफ बॉल हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल हो जाएगा। और ए क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ए तो है एक्सेलरेशन, ए तो है एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर ए क्या होगा, यहां पर ए होगा जी के बराबर, ए इक्वल टू जी। क्यों होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये जो अर्थ है हमारी, वो इस बॉल को एक फिक्स एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगी, जिसको हम लोग कहते हैं जी, और उस जी की वैल्यू होती है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो अर्थ है वो एक फिक्स एक्सेलरेशन के साथ इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी, उसकी वैल्यू होती है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बदलता नहीं है। समझ पाए बात को, समझ पाए बात को, हाँ सर समझ पाए बात को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अर्थ जो है इस बॉल को जिस फोर्स से खींचेगी वो क्या होगा, mg। और ये mg क्या होता है, वेट, यानी कि वेट एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का फोर्स ही तो है वेट।
तो ये अर्थ जिस फोर्स से इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी वो क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा, mg। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या, बस यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगा तो नीचे की तरफ गिर क्यों रहा है, क्योंकि अर्थ खींच रही है। अर्थ क्यों खींच रही है, क्योंकि अर्थ पे एक फोर्स लग रहा है। सॉरी, अर्थ क्यों खींच रही है, क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ सेंटर पे खींचेगी। किस फोर्स से खींचेगी, mg फोर्स से खींचेगी। किस फोर्स से खींचेगी, mg फोर्स से खींचेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट करो इसको, जल्दी इसको नोट करो। तो चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं अब मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पीछे की सारी बातें आप लोग समझ चुके हो। अब हम लोग पढ़ते हैं मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान देना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, mg। m क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल, और g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस g की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगी, हाँ तो बिल्कुल यही होगी। 9वीं में पढ़ा था तो बिल्कुल। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसको याद रखना आप लोग, इसको याद रखना आप लोग। अब मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था, कैसे हुआ था, इसको समझते हैं। अब जो मिल्टन भाई थे, मिल्टन भाई जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो इसको कैलकुलेट करना चाहते थे। मिल्टन क्या करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो इसको कैलकुलेट करना चाहते थे। ठीक, तो ध्यान समझते हैं। सबसे पहले क्या किया मिल्टन ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक एटमाइजर लिया। सर ये एटमाइजर का काम क्या होता है, इसमें आप इसको ऐसे रिलेट करो, आप इसको ऐसे रिलेट करो कि जब आप सैलून की दुकान पे जाते हो, नाई की दुकान पे जाते हो तो बाल कटाने, तो उसके हाथ में कुछ फुसफुस होता है ना जो आपके बालों में लगता है, वैसा ही इनके पास एक एटमाइजर था। इसमें भरा था ऑयल। इसमें क्या भरा था बेटा, ऑयल। ठीक है, ठीक। इस ऑयल, इस एटमाइजर के हेल्प से उन्होंने ऑयल्स को स्प्रे किया, सिस्टम में ऑयल को स्प्रे किया। इससे सर फायदा क्या हुआ, ऑयल के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हो गए। ऑयल के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हो गए, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए एटमाइजर की हेल्प से। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि ये जो उन्होंने सिस्टम लिया था उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। उसमें उन्होंने क्या किया था, 2 सर्कुलर इलेक्ट्रोड लगा दिया, इस तरह से 2 मेटल प्लेट के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, और ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में क्या कर दिया उन्होंने, होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, जिसके वजह से अब ये ऑयल ड्रॉप जो है वो, ये जो ऑयल ड्रॉप है जिसकी वजह से इस होल्स में से होते हुए नीचे आया। क्या किया उन्होंने एक सिस्टम लिया, ग्लास का एक सिस्टम लिया। उस ग्लास के सिस्टम में 2 मेटल प्लेट लगा दिए। ऊपर वाले मेटल प्लेट पे उन्होंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया। ठीक, ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया। तो जब उन्होंने ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया बेटा, तो ऑयल ड्रॉप इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आया, इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आया। मैं पूछता हूं नीचे क्यों आया, तो आप बोलोगे कि सर ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके ऊपर, ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं इनके ऊपर F = mg फोर्स तो हमेशा लग रहा होगा। इन पार्टिकल्स का कुछ मास होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। इन पार्टिकल का कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। इनमें g नीचे की तरफ हमेशा लग रहा होगा, बिल्कुल सर। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा, सर बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो इस होल से नीचे की तरफ आएंगे। अब अगला काम क्या किया गया था, अगला काम ये किया गया था कि इन्होंने सिस्टम में ये एक एक्सरे सोर्स लगा दिया था। उन्होंने इस ग्लास सिस्टम में क्या किया था, एक एक्सरे सोर्स लगा दिया था। सर एक्सरे सोर्स क्यों लगाया था, क्योंकि बेटा जो ये एक्सरे होता है ना, ये जो एक्सरे होता है ये क्या करता है, एयर को आयोनाइज कर देता है। क्या कर देता है, एयर को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, इसको ढंग से लिख लो। एक्सरे जो होता है बेटा वो एयर को आयोनाइज कर देता है। सर एयर को आयोनाइज करने का मतलब क्या, मतलब ये कि जो एयर है, एयर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। एक्सरे जो है वो एयर में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक,
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले समझो, यहां पे स्प्रे किया गया, यहां पे क्या किया गया, एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया गया। यहां पे एक्सरे सोर्स क्या किया, एयर को आयोनाइज कर दिया। जब एयर को आयोनाइज कर दिया, इसका मतलब एयर में से इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, ठीक। तो जैसे ही ये ऑयल ड्रॉपलेट इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आया, जैसे ही ये ऑयल ड्रॉपलेट इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन गया और इस पे लग गया, इस पे चिपक गया, इलेक्ट्रॉन जाके इस पे चिपक गया, ठीक। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से अब ये जो ऑयल है वो क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। ऑयल क्या हो गया, चार्ज हो गया। इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सबसे पहले एटमाइजर लिया, एटमाइजर से हम लोगों ने उसको स्प्रे किया, एटमाइजर से हम लोगों ने उसको स्प्रे किया, जिसके वजह से छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आए, इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आए। फिर नीचे हम लोगों ने एक एक्सरे सोर्स लगा रखा था। अब ये एक्सरे सोर्स क्या किया, एयर को आयोनाइज कर दिया। एयर को आयोनाइज करने का मतलब एयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो एयर में से निकला था कहीं ना कहीं जाके इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक गया, ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक गया। इसका मतलब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या हो गया, अब चार्ज हो गया। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जाके ऑयल से चिपक गया तो ऑयल ड्रॉपलेट भी चार्ज हो गया। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या किया, इन्होंने इन दोनों प्लेट को बैटरी से लगा रखा था, इन्होंने इन दोनों प्लेट को बैटरी से लगा रखा था। समझ पा रहे बात को, समझ पा रहे बात को? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अच्छा, बैटरी का ये जो ऊपर वाला टर्मिनल था वो था पॉजिटिव, बैटरी का ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये था पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव। और जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला आपका सुनो, जो आपका ऊपर वाला मेटल का इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है और जो नीचे वाला मेटल का इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि ऊपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और नीचे वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर है? ये वाला पॉजिटिव क्यों है, ये वाला नेगेटिव क्यों है, ये बात क्लियर है? पक्का? पक्का सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया। ठीक ठीक, हाँ सर। याद करो, याद करो, मैंने तुमको कल एक केस समझाया था। केस क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब सर यहां से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा, है ना? बिल्कुल सर। ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे एक mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ या ना बोलो? बिल्कुल। लेकिन खेल क्या था? खेल कुछ ऐसा था बेटा कि मिल्कन ने ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा लगा दिया, मिल्कन ने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा लगा दिया कि जो चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ जो E इंटू ई फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में हो गए बराबर। E इंटू ई फोर्स कैसे आया, समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है। देखो सुनो बात को, समझो। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है बेटा, ध्यान से समझो, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉपलेट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट हो गया नेगेटिवली चार्ज। क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। इसमें कोई समस्या नहीं सर। कल मैंने एक बात बताया था आपको, कल मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी किसी नेगेटिव चार्ज को, माइनस क्यू मतलब नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, बताया था ना? और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? उस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। जब भी किसी नेगेटिव चार्ज को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। ये आज सीख लिया हम लोगों ने। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नीचे की डायरेक्शन में? सर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है। बता रखा हूं सर, बिल्कुल बता रखा है आपने। इसका मतलब ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये जो ऑयल ड्रॉप है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, इस पे ऊपर की तरफ एक E इंटू ई फोर्स लग रहा होगा।
ठीक ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक। अब मिल्टन भाई ने जो सबसे कमाल का बात किया था, जो सबसे कमाल का काम किया था, वो काम ये था बेटा, जो सबसे कमाल का काम किया था वो काम ये था बेटा कि जो हमारे पास ये QE फोर्स था, हमारे पास जो E इंटू ई फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स था, और जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स था mg, ये दोनों आपस में हो गए बराबर। मिल्टन साहब ने जो सबसे अच्छा काम किया था, उन्होंने ये किया था कि ये जो बैटरी है, बैटरी कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही थी जिसके वजह से जो हमारे पास ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो था, और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, है ना, अर्थ की वजह से जो फोर्स था, वो दोनों हो गए बराबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था बैटरी की वजह से, मिल्टन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था वो कुछ इस तरीके से था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स आया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे पार्टिकल गिर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था। समझ पा रहे हो? ये दोनों हो गए बराबर। ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ठीक है, पक्का। अब यहां से उन्होंने एक चीज देखा कि अगर हम लोग अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? mg अपॉन में। ठीक, इसको और अच्छे से समझाता हूं, चलो इतना लिख लिया होगा ऊपर का ना, चलो समझाता हूं इसको, ध्यान देना। मैं इस डायग्राम को ऊपर की तरफ बनाता हूं। क्या ये हो गया हमारा ऑयल ड्रॉप? ये क्या हो गया हमारा? ऑयल ड्रॉप। ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा होगा। सर नीचे की तरफ क्यों गिर रहा होगा? क्योंकि इसको अर्थ खींच रही होगी। ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ क्यों गिर रहा होगा? क्योंकि इसको अर्थ खींच रही होगी। ध्यान से समझो, अर्थ इस ऑयल ड्रॉप को किस फोर्स से खींच रही होगी? आप बोलोगे सर अर्थ इसको mg फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही होगी। जो भी चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है उस पे हमेशा एक mg फोर्स लग रहा होता है, जिसमें m क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल, और g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ में आया? हाँ सर। अगली बात, ये था चार्ज। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था ये क्या हो गया था? चार्ज। ये चार्ज क्यों हो गया था? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को कर लिया गेन। हाँ या ना बोलो? हाँ सर बिल्कुल कर लिया। यानी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो हो गया नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे किया? यहां पे जितने एयर थे वो हो गए थे आयोनाइज, क्योंकि हमने क्या कर दिया? वहां पे एक्सरे पास कर दिया। आयोनाइज होने का मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था। एक्सरे जब पास कर दिया मैंने, तो इस सिस्टम में जो एयर के मॉलिक्यूल थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब वही लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें आगे चिपक गया। इसका मतलब इस ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। इस वजह से ये ऑयल ड्रॉप हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, हाँ सर। अब मैंने आपको कल एक केस बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नीचे की तरफ है। समझ पाए बात को? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और यह है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और आपको मैंने आज एक बात बताई, कल भी एक बात बताई थी कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है। जब हम लोग किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। आप समझ पा रहे होगे कि मैं उतनी सारी बातें क्यों पढ़ा रहा था, फिजिक्स यहां पे क्यों लाया था। ठीक, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, नेगेटिव चार्ज जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, तो नेगेटिव चार्ज से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। यानी कि कितना फोर्स लगेगा? सर इलेक्ट्रॉन, सर इसने एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ने, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, इसका मतलब इसके ऊपर सर E इंटू ई फोर्स लगेगा। याद करो मैंने क्वेश्चन भी कराया था, E इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब उन्होंने जो सबसे इंटरेस्टिंग काम किया था बेटा, मिल्कन ने जो सबसे इंटरेस्टिंग काम किया था वो ये था कि जो बैटरी था वो इस मतलब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी को वो लेके आए थे। बैटरी का काम क्या होता है? 10वीं पढ़ा है ना, 10वीं में आपको पढ़ाया गया होगा कि बैटरी क्या करता है? बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यही काम होता है ना? हाँ सर यही काम होता है। तो वो सबसे अच्छा काम जो किए थे वो ये था कि बैटरी ऐसा लिए थे जो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया, वो फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया हमारा, जो अर्थ लगा रही है, वो दोनों आपस में बराबर हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग काम इनका यही था कि वो कुछ ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लिए थे जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स था और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो फोर्स था वो हो गए आपस में बराबर। शब्दों को ध्यान से सुनो, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लिया गया जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ चार्ज पार्टिकल पे, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ इस चार्ज पार्टिकल पे, वो दोनों आपस में हो गए बराबर। आपस में क्या हो गए? बराबर। समझ पा रहे बात को? यानी कि ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो क्या बोलोगे कि सर इस चार्ज पार्टिकल को जिस फोर्स से आप ऊपर खींच रहे हो उसी फोर्स से नीचे भी खींच रहे हो, तो चार्ज पार्टिकल ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, बीच में रुक जाएगा। क्या करेगा? बीच में कहीं रुक जाएगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कहीं बीच में से रुक जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ बेटा कि अगर चार्ज पार्टिकल बीच में रुक जाएगा तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल बीच में इसलिए रुका क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो हमारा E इंटू ई फोर्स लग रहा था और जो हमारा चार्ज पार्टिकल पर mg फोर्स लग रहा था, वो दोनों हो गए आपस में बराबर। वो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? सर कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर mg अपॉन में E के बराबर। वहां से ये रिलेशन निकला। ये था कंप्लीट मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ और चीजें लगी हुई थी, जैसे एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ था। सर माइक्रोस्कोप क्यों लगा था? ताकि हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट्स को देख पाए, वो नीचे गिर रहा है कि नहीं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और जो ये नीचे वाली प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट है, जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है। सर ऊपर वाला पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ऊपर वाला पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। नीचे वाला नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, पक्का? सर बिल्कुल। तो ये था कंप्लीट सेटअप। इस तरह से मिलकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और वहां से उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो ये था कि स्पेसिफिक चार्ज कितना निकल के आया? mg अपॉन में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको पहले नोट डाउन करो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी बातें क्लियर हैं? सर बिल्कुल सारी बातें क्लियर हैं। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना। अगली बात यह है बेटा, अगली बात यह है कि मिल्कन ने क्या कर लिया? मिल्कन ने यह कर लिया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या निकाल लिया उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला क्या? mg अपॉन में e। क्या निकाला? mg अपॉन में e। अच्छा अब समझो बात को समझो।
यहां पे वो माइक्रोस्कोप लगा के ध्यान से देख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑयल ड्रॉप जो थी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऑयल ड्रॉपलेट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं सर, चलो उसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि उनको ये पता रहा होगा, मिल्कन को ये बात तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम भली भांति पता रहा होगा कि मास क्या होगा ऑयल ड्रॉपलेट का। ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना होगा उनको पता होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। जी की वैल्यू सबको पता है, जी की वैल्यू सबको पता है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये जो छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं इनका मास कितना हुआ होगा ये बात को तो पता ही होगा उनको। उन्होंने मेजर कर लिया होगा? सर बिल्कुल कर लिया होगा। मास पता चल गया, जी की वैल्यू पता चल गई। ऊपर वाला वैल्यू पता चल गया कि नहीं चल गया? ऊपर वाला वैल्यू पता चल गया कि नहीं चल गया? सर बिल्कुल चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस वहीं अप्लाई कर रहे थे, बैटरी उन्होंने अपने हिसाब से लगाई थी, तो उनको कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पता होगा, उनको कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पता होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। मास उनको पता ही होगा। एटमाइजर से जब उन्होंने स्प्रे किया तो एक ड्रॉपलेट का मास कितना होगा उनको ये बात पता होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल पता होगा, मेजर कर लिया होगा उन्होंने। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेजर कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंट सोर्स की वजह से, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये भी उनको पता होगा। होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इसका मतलब ऊपर की भी वैल्यू नोन है, नीचे की भी वैल्यू नोन है। और जब इन दोनों वैल्यू को मिलकर ने सॉल्व किया, जब इन दोनों वैल्यू को मिलकर ने सॉल्व किया तो ई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी निकल के आ गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिया नेगेटिव। हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया नेगेटिव। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, यानी कि ई की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उनके दिमाग में एक बात की और घंटी बजी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि वो बस एक इलेक्ट्रॉन गेन करें। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करें ये बात जरूरी तो नहीं है। हाँ सर, ऑयल ड्रॉपलेट्स 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं। हैं? समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर। तो उन्होंने मिल्कन ने यहां से एक जनरल टर्म दिया, उन्होंने यहां से एक जनरल टर्म दिया। जनरल टर्म क्या था बेटा? कि यह बात प्रूफ हो चुकी थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ सर। इसका मतलब एटम के अंदर चार्ज है। हाँ सर। तो किसी भी मैटर के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा? यहां से उन्होंने एक टर्म दिया कि किसी भी मैटर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा Ne के बराबर। किसके बराबर होगा? Ne के बराबर। मतलब क्या? मतलब ये कि जो E है ये है बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है यहां पे? यहां पर ये E क्या है बेटा? E है बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और N क्या है? इंटीजर, जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, डैश डैश डैश। N जो है हमारा कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। N कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। N हमारा कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। इसको समझो, इन्होंने जो ये Ne बताया इसको समझो। एक्सपेरिमेंट से मिल्कन को यह पता चल गया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जो मैक्सिमम चार्ज प्रेजेंट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। अब लेकिन जरूरी तो है नहीं कि जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे उन्होंने बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि
कि ऑयल ड्रॉपलेट्स या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्या यह बात पॉसिबल है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया? पॉसिबल है? 1.7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया? पॉसिबल है? नहीं सर, या तो एक करेगा या तो 2 करेगा या तो 3 करेगा। इस वजह से उन्होंने यह बताया कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उस बॉडी के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर हो सकता है, पॉइंट, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं हो सकता। इस वजह से उन्होंने क्या बताया कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो Ne के बराबर होगा। और इसी को कई लोग ऐसे लिखते हैं Q = Ne। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला Q = Ne। आया कहां से? यहां से। फिर मिलकर ने बताया कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या? चार्ज जो है वो क्वांटाइज है, मतलब किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ये बेटा कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो 1.6 × 10⁻19 का 1 टाइम होगा, इसका 2 टाइम होगा, इसका 3 टाइम होगा, इसका 4 टाइम होगा, इसका 5 टाइम होगा, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉडी के पास। बट 1.5 टाइम्स नहीं होगा, 2.7 टाइम नहीं होगा, 5/8 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, ये होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब। ये होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब। क्या ये बात समझा पाया आपको मैं? क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा पाया। तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, ये हम लोगों ने सीख लिया। ये हम लोगों ने सीख लिया। जो हमारे थॉमसन जी थे, अब चलो अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपन मास रेशियो। इसके बारे में थॉमसन साहब ने बताया हमें कि सुनो, पहले कहानी को सुन लो। कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? कहानी स्टार्ट बेटा यहां से हुई थी कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज होता है या फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यह पता तो करना चाहते थे थॉमसन, लेकिन वो ये बात नहीं पता कर पाए। वो पता कर लिए स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपन मास रेशियो। क्या पता कर लिए? चार्ज अपन मास रेशियो। लेकिन फिर मिल्कन के दिमाग में घंटी बजी कि यार वो बात तो सही कर रहा था, वो काम तो सही कर रहा था, पता कर पाया नहीं कर पाया, बट वो काम सही कर रहा था कि वो जानना ये चाह रहा था कि किसी भी बॉडी पे या फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं मिल्कन ने और ये पता करके बताया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। स्टार्ट किया था थॉमसन ने, रिजल्ट दिया इन्होंने। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग? समझ गए बात को आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक ठीक। तो यहां से उनको ये वैल्यू मिली, यहां से उनको ये वैल्यू मिली कि जो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज हो सकता है वो ये हो सकता है। ठीक। तो अब एक पॉइंट लिखो आप लोग। अब आप लोग एक पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग एक पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू मिल्कन, द टोटल चार्ज, ये सारी बातें लिखने के बाद नीचे लिखना, अकॉर्डिंग टू मिल्कन द टोटल चार्ज प्रेजेंट, according to Millikan, the total charge present on the body, the total charge present on the body दी की जगह पे बेटा लिख लेना एनी बॉडी। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना Q = Ne। क्या लिखोगे? Q = Ne। हो गया। फिर आगे लिखोगे द टोटल चार्ज, इट मीन्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
इट मीन्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा ये था हमारा मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहां से क्या रिजल्ट मिला आप लोग देख सकते हो। ठीक, कोई समस्या हमें आई थिंक आपको नहीं होगी। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, मिटाऊं इसको। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, चलो आप लोग बताओ। अब वो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि यहां पे बैटरी लगाया गया था, यहां पे बैटरी लगाया गया था। बैटरी कैसे लगाया गया था? इस तरह से लगाया गया था। यानी कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ये वाला प्लेट नेगेटिव, क्योंकि ये वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि ये वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया मिल्कन ने? मिल्कन ने ये काम क्यों नहीं किया कि इसको ऊपर वाले प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और नीचे वाले प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो? ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ बताओ। चलो, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो ये नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाता, ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो जाती ना सर? बिल्कुल हो जाती। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल हो जाती। अब आगे देखो, आगे देखो। अब ये बना लो चार्ज पार्टिकल, ये बना लिया ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप पे नीचे की तरफ हमेशा एक mg फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? सर बिल्कुल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब ये हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक, हाँ सर। और ये जो बेटा ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ये है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट फोर्स लगता है, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल। इसका मतलब इस पे जो हमारा E इंटू ई वाला फोर्स जो लग रहा होगा वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी नीचे की तरफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे बेटा ये बताओ कि दोनों फोर्स से ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिरने लगेगा। दोनों फोर्स से ये पार्टिकल, अब पहले तो केवल mg फोर्स की वजह से ये पार्टिकल नीचे गिर रहा था। स्टार्टिंग में ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा था, लेकिन अब ये दो फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा। कौन कौन सा? mg प्लस ऑफ E इंटू ई, इस फोर्स से नीचे गिरेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ऐसा केस है तो mg इक्वल टू, ये केस कभी डेवलप होता? इक्विलिब्रियम वाला केस कभी डेवलप होता? चार्ज पार्टिकल कभी बीच में रुकता? सर ना रुकता। और जब चार्ज पार्टिकल बीच में रुक ही ना पाता तो आगे की कैलकुलेशन ही ना हो पाती, आगे की कैलकुलेशन ही ना हो पाती। समझ में आया? मतलब ये चीज कभी ना हो पाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती तो ये दोनों चीजें कभी ना हो पाती। इक्विलिब्रियम कभी ना पाता। इक्विलिब्रियम कब आता है? इस चार्ज पार्टिकल में। मतलब चार्ज पार्टिकल अपनी जगह पे कब रुक जाता? जब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक बात है, समझ गए? पक्का? इस वजह से उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इसको उन्होंने पॉजिटिव किया और इसको उन्होंने क्या किया? नेगेटिव किया। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई डाउट, कोई समस्या? तो चलो, आई होप कि इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जिन लोगों ने फिगर नहीं बनाया, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, फिगर बना लो, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा देता हूं। जल्दी करो। चलो बेटा, तो जितने पॉइंट्स को आप लोगों को मैंने समझाया है, अब उन्हीं पॉइंट्स को मैं लिख दिया हूं और इनको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एटमाइजर का काम क्या था? एटमाइजर का काम था बेटा कि ये ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते थे। ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते थे। दूसरा, ड्रॉप ऑफ ऑयल फ्रॉम द टीनी होल्स डन ऑन द पॉजिटिव प्लेट। पता है कि ड्रॉप कहां से नीचे गिर रहे थे? जो पॉजिटिव प्लेट में हम लोगों ने जो छोटा सा होल कर दिया था उसमें से ड्रॉप नीचे गिर रहे थे। ठीक। एक्सरे आयोनाइज द एयर प्रेजेंट इनसाइड द चेंबर। एक्सरे क्या करता था? चेंबर के अंदर जो एयर प्रेजेंट था उसको आयोनाइज कर देता था। अब एंड द रिलीज इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज कर दिया मतलब एयर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जब एयर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आर एब्जॉर्ब बाई
ऑयल ड्रॉपलेट्स, उसको ऑयल ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब कर लेते थे, और क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट पहले न्यूट्रल थे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो हो गए चार्ज। क्या हो गए? वो चार्ज हो गए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप बिकम जीरो। इसको समझाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा अप्लाई किया गया बेटा, देखो जैसे हमारे पास ये ऑयल ड्रॉपलेट थे, इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स हमेशा लग रहा था, हाँ सर। ऊपर की तरफ क्या लग रहा था? E इंटू ई, यही लग रहा था, बिल्कुल। और ये हुआ क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा अप्लाई किया था हम लोगों ने कि E इंटू ई किसके बराबर हो गया था? mg के बराबर हो गया था। mg के बराबर हो गया था, हुआ था कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम लोग mg को भी E इंटू ई लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, इसको भी हम लोग E इंटू ई लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब इसको ध्यान से समझो। मैंने लिख दिया E इंटू ई बराबर E इंटू ई, mg को भी मैंने E इंटू ई लिख दिया। समझ गए? क्यों लिखा? समझ में आया? क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक बात है, बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हो गया? E इंटू ई बराबर माइनस, इसको मैं जब इस साइड लेके आऊंगा तो E इंटू ई माइनस E इंटू ई बराबर हो जाएगा जीरो। नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। ये और ये कट गए, इसका मतलब क्या हो गया? जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये पॉइंट समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा लगाया गया ताकि जो ऑयल ड्रॉपलेट था, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा, नेट फोर्स मतलब इन दोनों फोर्स का सम, जो नेट फोर्स लग रहा था वो कितना हो गया? जीरो हो गया। कितना हो गया? जीरो हो गया। पक्की बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आशा करता हूं कि मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिल्कन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन अ बॉडी या फिर चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, ये बात आपको क्लियर हो गई। किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कैसे आया, ये बात क्लियर हो गई। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, जिसको थॉमसन साहब ने परफॉर्म किया था। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपन में मास रेशियो। उसके बाद आई थिंक कल के ही क्लास में हम लोग डिस्कवरी या प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी खत्म कर देंगे, फिर थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पे एंटर कर जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास को आप लोगों ने बढ़िया और अच्छे तरीके से समझा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी अपने ठीक ठाक एफर्ट के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूं। आज की क्लास बहुत सीरियस थी, कल की क्लास मज़ेदार थी। कल की क्लास थोड़ी सी मज़ेदार थी, हम लोगों ने हंसी मजाक सब किया था क्योंकि कल का टॉपिक आसान था। हैं, आज मुझे फिजिक्स से सारी चीज़ों को रिलेट करवानी थी। तो आज की क्लास में आप लोगों को हंसी मजाक कम देखने को मिला होगा, या फिर था ही नहीं। कल की क्लास में हम लोग फिर से बहुत अधिक मस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि कल फिर आसान टॉपिक है। तो जब टॉपिक आसान रहेंगे तो हम लोग का पढ़ने का तरीका अलग रहेगा, मस्ती से पढ़ेंगे। जब टॉपिक डिफिकल्ट रहेगा तो हम लोग सीरियस भी पढ़ेंगे कि माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। आज की क्लास सबको अच्छे समझ में आई, तो आई होप कि आप सभी ने बढ़िया से आज की क्लास को समझ लिया होगा। तो आपको दोबारा, अगर जिसको कम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से आप लोग लेक्चर देखना, और रिवाइज जरूर करना बेटा, रिवाइज जरूर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को आज ना, वो आगे भी काम आएंगी, तो उसको रिवाइज जरूर करना। तो इसी अच्छी बात के साथ आज मैं सेशन को ख़त्म करता हूँ। तो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।